हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम देखेंगे वेरियस टर्म्स के बारे में। हमारे मेंटल डिसऑर्डर में कौन कौन सी बीमारी आती है, जैसे सिजोफरेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, ये सब टर्म्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी है। तो पहले अगर इंट्रोड्यूस करें हम इस चैप्टर में, सबसे पहला टर्म है हमारा साइके। ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी में सबसे पहला टर्म आता है साइके। साइके का मतलब होता है हमारा सोच, हमारे मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, ये एक पागलपंती है, उससे रिलेटेड नहीं है, बस नॉर्मल अगर जो भी हमारा मेंटल थिंकिंग है, जो भी हमारे दिमागी सोच है, इस चीज को हम साइके कहते हैं। इसके बाद आता है साइकोसिस। साइकोसिस को हिंदी में कहा जाता है मनोविकृति, मींस मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, साइके हो गया हमारा थॉट, हमारी थिंकिंग। ठीक, जो हर किसी में होता है। ठीक है, मैं भी साइके हूँ, आप भी साइके, सभी की मेंटल थिंकिंग होगी। जो नॉर्मल पर्सन सोचता है वो उसका साइके हुआ। और साइकोसिस मींस उसकी मेंटल थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेंटल डिसऑर्डर आ जाए, तो उसको हम साइकोसिस कहते हैं। पहले के जमाने में जैसे 1950 या उससे पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर किसी पर्सन में मेंटल डिसऑर्डर आ जाता था तो देखा होगा मेंटल असाइलम, जिसे पागलखाना कहा जाता है, वहां पे उसको कैद करके रखते थे, बांध बूंद के रखते थे। ठीक है, और बहुत टाइप के, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फिर उनको टॉर्चर करते थे, ऐसे अप्रोचेस यूज करते थे। कोई लोग अगर बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए तो उनको ड्रग दिया जाता था। ठीक है, ड्रग का मतलब हुआ डोप। ठीक है, जो भी नशे की दवाई है वो सब दिए जाते थे, जिससे उनका जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो कंट्रोल कर सके। इसके अलावा हमारे साइकोसिस में बहुत टाइप की बीमारी है, जैसे एंजाइटी हो गया, सिजोफरेनिया हो गया, इसके अलावा मेनियक हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारे हमारे मेंटल डिसऑर्डर है। 1950 के बाद धीरे धीरे वेरियस ड्रग्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। सबसे पहला आया क्लोरप्रोमाजिन, जिसको सीपीजेड भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद आया हमारा रेसरपिन, फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक, और इसके अलावा माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ये कुछ ड्रग्स आए, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ, जो मेंटल प्रोसेस में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था इन लोगों को, बट धीरे धीरे वेरियस ड्रग्स आने लगे मार्केट में, जिससे इनको हम यूज करते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां तक तो यह है कि साइके का मतलब हुआ नॉर्मल थिंकिंग। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइके और साइको। साइके ये हुआ हमारा नॉर्मल थिंकिंग, एक इंसान कैसे सोच रहा है, ये उसका साइके है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो किसी की आत्मा, वो मन से क्या सोच रहा है, तो ये हो गया इसका साइके। इसके बाद क्या था हमारा साइकोसिस। साइकोसिस हुआ पागलपंती। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर। साइकोसिस हुआ हमारा मेंटल डिसऑर्डर। तो पहले के टाइम में इनको ड्रग दिया जाता था, जिसको हम डोप भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्रग डोप लिया जाता है, मींस आपने जैसे कोकेन वगैरह देखा होगा, तो इस टाइप की ड्रग दिया जाता है, जिनसे वो जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर था, मेंटल बिहेवियर था, वो कम कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, जनरल लाइफ में भी, कि कैसे एक पागल व्यक्ति बर्ताव करता है, बहुत ही ज्यादा झगड़ालू होता है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम डिप्रेशन में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में हम उनको डोप करते थे, मीन्स उनको ऐसे नशे की दवाई दी जाती थी जिससे वो शांत हो सके। तो ये कुछ इसका स्टार्टिंग में था, फिर 1950s तक। ठीक है, इस टाइम के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक, फिर हमारा हो गया मेंटल असाइलम, जिसको हम पागलखाना कहते हैं, तो यहाँ पे इनको रखा जाता था। ठीक है, मेंटल असाइलम। फिर उसके बाद आया हमारा क्लोरप्रोमाजिन, फिर वेरियस हमारा रेसरपिन आ गया। तो ये कुछ ड्रग्स आए जो बाद में धीरे 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 इनको यूज किया जाए, और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह तब नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये 1950s के बाद, लगभग 1952 या उसके बाद धीरे धीरे वेरियस ड्रग आने लगे मार्केट में। तो ये हो गया हमारे कुछ ड्रग जो हम साइकोसिस में यूज करते हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन हो गया, फिर रेसरपिन हो गया, ट्राइसाइक्लिक ड्रग हो गया, फिर माओ इनहिबिटर हो गया। इसका भी एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ये सब हम डिप्रेशन में दे सकते हैं। फिर मिप्रोवामेट हो गए, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गए। ठीक है, एंटीसाइकोटिक दो टाइप के होते हैं ड्रग्स, एक है टिपिकल, दूसरा है एटिपिकल। तो अभी तक याद रखो, जो एटिपिकल होता है वो अच्छा होता है। ठीक, जब हम एंटीसाइकोटिक टॉपिक के बारे में देखेंगे अच्छे से, तब हम दोनों टाइप के ड्रग में क्या डिफरेंस है, क्या इनके बेनिफिट है, वो सिर्फ हम देखेंगे। इसका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है।
अगर हम इनके फंक्शनिंग देखें कि ये क्यों होता है, ठीक है, तो माना जाता है, अभी तक इसका एक्चुअल कॉज पता नहीं चला कि हमारे ब्रेन में क्या सिग्नलिंग में प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर जब थोड़ा रिसर्च किया गया तो पता चला कि हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में, जो लिम्बिक सिस्टम है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम कौन सा पार्ट है? अगर ये हमारा ब्रेन है, ठीक, ये मान लो हमारा ब्रेन है, तो यहाँ पे जो ये मेडुला वगैरह, फिर हमारा हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है, ये होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक। तो मैं एक डायग्राम डाल दूंगा जिससे आपको लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसका आइडिया लग जाएगा। तो ये कुछ ड्रग हो गए। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या करेगा? ये मान लो हमारा एक न्यूरॉन है जहां से हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है। अब जब रिलीज होगा तो वो दोबारा न्यूरॉन में आएगा वापस। अब एक रीअपटेक इनहिबिटर क्या करेगा? ये जो रिलीज हो चुका है इनका रीअपटेक होने से रोकेगा। न्यूरॉन से रिलीज हुआ, इनका रीअपटेक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और सेरोटोनिन एक हैप्पी मूड हार्मोन है। अगर सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो पर्सन बहुत ही खुश रहेगा। सिमिलर एक्शन हमारा माओ इनहिबिटर के बारे में हमने एड्रेनर्जिक चैप्टर में देखा था। माओ इनहिबिटर का क्या काम है? माओ एड्रेनलिन को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। अगर एड्रेनलिन का मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये कंसंट्रेशन इसका बढ़ता रहेगा। और एड्रेनलिन क्या करता है? ये हमें, जैसे कोई भी हम डर का माहौल हो, ठीक है, डर जाते हैं या कुछ भी एक्साइटेड होते हैं तब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है जिसको हम एड्रेनर्जिक रश कहते हैं। तो जो डिप्रेशन में जो पर्सन, ठीक है, बहुत सहमा सा रहता है, कोने में पड़ा रहता है, डिप्रेस्ड है, बात नहीं करता किसी से, उसमें एड्रेनलिन की कमी होगी। तो उस पर्सन में हम माओ इनहिबिटर देके एटलीस्ट उसका एड्रेनर्जिक सिस्टम बढ़ा सकते हैं, एड्रेनलिन के रिलीज को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सके। जो पर्सन कोने में पड़ा है, बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट उसका हमारा एड्रेनलिन रिलीज होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रग हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कितने कितने टाइप के डिजीज है, जैसे साइकोसिस हो गया, साइकोसिस के कितने पार्ट है, तो वो सब हम देखेंगे। तो पहले इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वरना मैं क्लास में स्लाइड डाल दूंगा। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है साइकोसिस और दूसरा है न्यूरोसिस। साइकोसिस एक मेजर डिसऑर्डर है जहां पे पर्सन को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, कई दिनों तक, कई सालों तक उसमें ट्रीटमेंट चलता है, उसकी काउंसलिंग होती है। जबकि न्यूरोसिस वाले पर्सन को हम घर पे भी उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसकी थेरेपी दे सकते हैं। इसको भी फर्दर कई टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर कॉग्निटिव डिसऑर्डर, पैरानॉइड स्टेट। तो इनको देखने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, जैसे सिजोफर्निया, मेनियक, इसका बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो ये क्या है? ये सारे टर्म्स ना बार बार इस यूनिट में रिपीट होंगे, तो हमें इन टर्म्स के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कहीं पे आ रहा है इसको एंजाइटी है, कहीं पे आ रहा है इसको डिप्रेशन है, तो कहीं पे सिजोफर्निया है। तो क्या डिफरेंस है इन चीजों के बारे में, तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है हमारा सिजोफर्निया। अगर हम सिजोफर्निया के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे देखा गया है, जिस पर्सन में भी सिजोफर्निया है वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कहीं पे भी एक जगह मान लो पढ़ रहा है तो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएगा। इसके अलावा उसके स्पीच में भी बहुत सारा डिफेक्ट देखा गया है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, अपनी इस दुनिया में खोया रहता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कहीं पे कोने में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। अगर बात करने आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हकलाते हैं या फिर डर डर के बात करते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं। आपने देखा कुछ ऐसे पढ़ते पढ़ते उनका कंसंट्रेशन खो गया, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते अपनी दुनिया में चले गए कि मैं ऐसा करूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, फिर सपने में ही रह जाते हैं, एक दो घंटे तक खोए रहते हैं, पता नहीं चलता। तो ये हो गया सिजोफर्निया। तो सिजोफर्निया के हम सिम्टम भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सिजोफर्निया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेनिया। मेनियक पर्सन में देखा गया कि उनका बिहेवियर बहुत ही वाइड है, अजीबोगरीब, स्टूपिड एक्शन करते हैं और अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है, रिस्की बिहेवियर है और रिस्की वर्क में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा एनी टाइम ये एक्साइटेड रहते हैं, यूफोरिक रहते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश रहना, तो इनके कुछ ये बिहेवियर होते हैं। इसके अलावा इनमें देखा गया जो मेनियक पर्सन में, इनमें सेक्स ड्राइव बहुत हाई रहता है। तो ये कुछ सिम्टम हो गए मेनियक पर्सन के या मेनिया का, तो इनको नोट करते हैं। तो ये हो गया मेनिया। इसके बाद आता है पैरानॉइड स्टेट।
पैरानॉइड स्टेट में क्या होता है, एक पर्सन को लगता है कि कोई चीज या कोई पर्सन उसको हार्म करना चाहता है, ठीक है। नॉर्मल भी कोई पर्सन वहां पे खड़ा है, वो कुछ भी अपने काम में बिजी है, ठीक है। मान लो मैं खड़ा हूं, मैं अपने काम में बिजी हूँ, फिर भी सामने वाले को लगेगा कि मैं उसको हार्म पहुंचाना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि जिससे मैं उसको मार सकूं, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर ये ढक्कन भी लगाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं शायद ये ढक्कन लगा के उनको मारना चाहूँ या कुछ भी। तो ये उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि कोई उसको या कोई चीज उन्हें परेशान करना चाहता है, ठीक है। उनमें नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, ठीक है। उनका इंसाइट खो जाता है। वहां पे होता क्या है, कुछ भी चीज है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, क्या परेशानी है उस पर्सन को, वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है नॉलेज, किसी चीज के बारे में एक नॉलेज होना, तो वो सब उनमें रहता नहीं है कि क्या चीज सच है, क्या झूठ है, क्या होना चाहता है या क्या नहीं होगा। इन सब के बारे में उनको कोई भी ध्यान नहीं रहता। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि उनका फ्रेंड भी उनको मारना चाहता है, इस टाइप की उनकी सोच हो जाती है। तो ये हो गया पैरानॉइड स्टेट। इसके बाद अगर देखें तो हमारा फोर्थ है एंजाइटी। एंजाइटी को आप सिंपल अपने आसपास भी देख सकते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मान लो आपके क्लास में, ठीक है, क्लासरूम या अपने फ्रेंड्स के बीच में किसी को अगर थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दो, कई बार क्या होता है, टीचर किसी लड़की को खड़ा कर दे तो अचानक से खड़ा होते ही वो रो जाती है, ठीक है। वो लड़का या लड़की जो भी होगी, अगर लड़का है तो अचानक से खड़ा होते ही वहां पे एकदम रोना स्टार्ट कर देता है। लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में देखा गया है कि लड़कियां बहुत जल्दी रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या है, ये एंजाइटी अटैक आ जाता है, ठीक है। अचानक से कुछ भी उनको कह दो तो एकदम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फिर या तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। ओवर थिंकर होते हैं, एक चीज को लेके पड़े रहते हैं, ठीक है। एक छोटी से छोटी बात जो कुछ भी मतलब मैटर नहीं कर रही लाइफ में, छोटी से छोटी बात को लेके बैठे रहते हैं। तो ये कुछ इनके एंजाइटी के लक्षण देखे जाते हैं इन लोगों में। एंजाइटी अटैक कहा जाता है इन चीजों को। तो हमारा हो गया पैरानॉइड स्टेट और एंजाइटी। तो ये हो गया पैरानॉइड स्टेट, जहां पे पर्सन को लग रहा है कि कोई इसको हार्म करना चाहता है। वो सच्चाई से, ठीक है, दुनिया की सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है। उसको सच भी नहीं दिखता कि क्या सही है क्या गलत है। उसके घर वाले, यहाँ तक उसको लगता है उसके मम्मी पापा तक उसको मारना चाहते हैं। ये हो गया इसका पैरानॉइड स्टेट। इसके बाद है एंजाइटी। तो एंजाइटी में आपने नॉर्मल कई लोगों में एंजाइटी अटैक आते हुए देखा होगा। बहुत ही अनईजी फील करते हैं, चार जने के सामने आके बात करने में डर जाते हैं, स्टेज में बात करने से डर जाते हैं। तो ये हो गया एंजाइटी अटैक। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, रात भर सोच रहे हैं, उनको स्लीप, नींद नहीं आती अच्छे से। इसके अलावा उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता, ठीक है। अगर मान लो आप पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाओगे तो कहाँ से पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो पाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक, कुछ भी कहो तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम हो गए, तो इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे यूनिपोलर डिसऑर्डर के बारे में। इसको आप ऐसे समझो, पहला हमारा बाइपोलर और है यूनिपोलर। इसको समझने से पहले हम अगर अपने अर्थ को देखें, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये हमारा साउथ पोल हुआ, ठीक है। ये बाइपोल हो गए, ठीक है, दो पोल हुए तो बाइपोलर। यूनिपोल मतलब कोई एक पोल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्यारा सा अर्थ और इसके दो पोल, तो ये दोनों पोल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की ओर है तो दूसरा नीचे की ओर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो डिफरेंट चीजें होंगी जो एक दूसरे से अपोजिट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अर्थ के दोनों पोल एक दूसरे से अपोजिट है। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है, अगर एक ग्राफ बना है, ठीक, सिमिलरली ये हमारा नीचे की ओर जा रहा है ग्राफ, ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम मूड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये हमारा हैप्पी मूड हुआ, ये हमारा सैड मूड हुआ। तो एक पर्सन में मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक। कभी वो बहुत ज्यादा खुश होगा, कभी अचानक से दुखी हो जाएगा। लॉन्ग टाइम तक दुखी है तो अचानक से हैप्पी हो जाएगा, बिना किसी रीजन के, बिना किसी बातों के। अचानक से वो बहुत ज्यादा खुश तो थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा लो फील करेगा, बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो जाएंगी उसकी। तो अचानक से बहुत ज्यादा पागलपंती, मेनियक जैसे हरकतें स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाइपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर में क्या होगा, कोई एक पोल है। तो यूनिपोलर में देखा गया
जिस पर्सन में यूनिपोलर डिसऑर्डर होता है वो ज्यादातर सैड रहता है, ठीक है। कभी कभी वो थोड़ा बहुत ज्यादा सैड हो गया तो थोड़ा नॉर्मल स्टेट पे आया तो और ज्यादा सैड हो गया, इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं देखा गया। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में वो पर्सन एक टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, थोड़ी देर में अचानक से बिना किसी रीजन के मेनियक जैसी हरकतें स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर। दोनों उसके एक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, कहीं पे बहुत ज्यादा खुश है तो कहीं पे बहुत ज्यादा दुखी है। जबकि यूनिपोलर में क्या हो गया, बिल्कुल वो सैड है, ठीक है। बहुत ज्यादा सैड होगा या थोड़ा कम सैड होगा पर रहेगा तो सैड ही। तो ये हो गया यूनिपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके बाद हमारा लास्ट है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम DID से डिनोट करते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको आप समझने से पहले अगर आपने एक साउथ की मूवी है अपरिचित नाम से, ठीक है, अपरिचित नाम की एक मूवी है, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा अपरिचित नाम की मूवी, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको आम भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। अगर आपने ये मूवी देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। इसको आप ऐसे समझो, एक ही आदमी के अंदर 3-4 या उससे ज्यादा एक पर्सनैलिटी है। कभी कभी एक मान लो एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कुछ भी आता नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा सहमा रहता है, अचानक से एकदम कॉन्फिडेंसली वो बात करना स्टार्ट कर देगा। तो कोई पर्सन जिसको बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत दिनों से वो हल्की हल्की इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छे से बोल नहीं पाता, तो अचानक से देखो कहीं पे वो एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, शशि थरूर की तरह वो इंग्लिश बोल रहा है। तो ये कुछ इसकी पर्सनैलिटी अचानक से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एकदम अचानक से पूरा उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। पहले जो सहमा हुआ डरा हुआ इंसान है वो अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। जो इंसान कभी किसी से बात नहीं करता, एकदम चुप चुप रहता है, अचानक से वो बहुत ज्यादा बोलने लगा, ठीक है। कुछ कुछ टाइम के लिए रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार बदल गया तो दोबारा नहीं होगा। मान लो ये पहले एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, अचानक से ये इस पर्सन में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ी देर बाद इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहां से फिर इधर भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्टेट में पहुंच गया तो वहीं पे रहेगा, वो आपस में इंटरचेंज भी करता रहता है। तो इसी चीज को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि क्या रीजन है, तो देखा गया कि कोई बचपन का ट्रॉमा, ठीक है, इसके अलावा डर, तो ये कुछ टर्म्स रहते हैं। फिर अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना, ठीक है। मान लो मैं मेरे अंदर कुछ किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग से मैं दबा के रख रहा हूँ, तो अचानक से वो फीलिंग जो बाहर आएगी एकदम फट के, तो वो हो गया हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, ये ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो फिर नहीं होगा, ये कई बार लगातार देखा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ दिनों बाद, ये एक दिन में मल्टीपल टाइम भी ये देखा जाता है। तो ये हो गया बाइपोलर, यूनिपोलर और DID। इसके बाद हम देखेंगे साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वरना इसके बाद देखते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ साइकोसिस। तो सबसे पहले हमें पता है ऑलरेडी, जो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसको मेजरली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है साइकोसिस और दूसरा था न्यूरोसिस, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर हो गया हमारा, इसको आप नोट करने की जरूरत नहीं, मैं लास्ट में एक स्लाइड डाल दूंगा, आप फिलहाल इधर फोकस करो, यहाँ हो गया है। तो मेंटल डिसऑर्डर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये लगभग नॉर्मल है, हम घर पे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। साइकोसिस में सारे एक साइकिक पर्सन में जो जो प्रॉब्लम देखी जाती है, अच्छे से बात नहीं कर पाता, फिर मेंटल डिसऑर्डर, अच्छे से देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, सोच नहीं पाता, सारे टाइप के प्रॉब्लम जो भी आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी साइकेट्रिक पर्सन में देखी जाती है। जो साइकोसिस है इन पर्सन में देखी जाती है। कॉग्निशन में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, रियलिटी से दूर रहते हैं। तो साइकोसिस को फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा अक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है, जिसे कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है जो भी हमारी रियलिटी होती है इससे दूर चले आना, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज की अनुभूति, उसकी रियलिटी को जानना। तो अगर हम किसी जो हमारे आसपास है इस रियलिटी को समझ नहीं पाएंगे तो हमें ये अक्यूट एंड क्रोनिक
ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पर्सन में वो बहुत ज्यादा भ्रम में रहता है, अपनी सोच में खोया रहता है, और सारे टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पे देखे जाते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा कोग्निटिव डिसऑर्डर। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जहां पे हमने क्या क्या देखा, मेमोरी, ठीक है, ये सब मेमोरी में डिफेक्ट, फिर कॉग्निशन में डिफेक्ट, डिमेंशिया होता है वहां पे, इसके अलावा उसके बिहेवियरल चेंजेस आ गए, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। और जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, साइकोसिस में क्या क्या होता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, फिर भूल जाता है वो बहुत सारी चीजें, उसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहता, डिसओरिएंटेशन हो गया। ठीक, इसके बाद है हमारा फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी हमारा ओरिएंटेशन है, हमारा फंक्शन है, हमारी मेमोरी है, इन सब में डिफेक्ट देखा गया है। एक पर्सन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, फिर उसके थिंकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, थॉट में चेंजेस आ जाते हैं। ये कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर के साइड इफेक्ट होते हैं। तो फंक्शनल डिसऑर्डर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिजोफ्रेनिया और दूसरा पैरानॉइड स्टेट। पैरानॉइड स्टेट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक पर्सन को लगता है कि कोई उसे हार्म पहुंचाना चाहता है, कोई उसको मारना चाहता है। इनफैक्ट उसके घर वाले भी, उसको ऐसा फील होता है कि उसके घर वाले भी उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ठीक है, उसकी रियलिटी से वो खो जाता है। ठीक है, ये उसके फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया। इसके अलावा था हमारा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसके डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे वो दूर चला जाता है, अच्छे से सोच नहीं पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, सपनों की दुनिया में चले जाता है। इसीलिए उसको स्प्लिट डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है दो हिस्से में कर देना। ठीक है, मान लो अगर मैं सब्जी को स्प्लिट कर दूं, मींस उसको दो हिस्से में तोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट ब्रेन नहीं हो रहा है, स्प्लिट उसकी रियलिटी हो रही है। एक जो उसके आसपास जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में जो भी सच्चाई है वहां से वो स्प्लिट हो जा रहा है। ठीक है, सराउंडिंग से वो कट के सपनों की दुनिया में चले आएगा, इसीलिए उसको स्प्लिट डिसऑर्डर भी कहते हैं। सिजोफ्रेनिया हो गया। तो फंक्शनल में हमने दो पार्ट देखे, पहला है सिजोफ्रेनिया, दूसरा पैरानॉइड स्टेट। तो ये हो गया फंक्शनल। इसके बाद आता है मूड डिसऑर्डर। ठीक है, मूड डिसऑर्डर को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन टाइप में। एक है मेनियक स्टेट, जहां पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होता है, ठीक है, पागलपन जैसे हरकतें करता है। मूड डिसऑर्डर में क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है, अचानक से उसका मूड चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा पागल जैसी हरकतें करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा यूफोरिक हो जाएगा। ठीक है, सेक्स ड्राइव उसका अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया मेनियक स्टेट। इसके बाद अचानक से क्या हो सकता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक, ये एक पर्सन की कंडीशन हो सकती है कि वो नॉर्मल है फिर मेनियक में चला गया। दूसरे पर्सन में ये हो सकता है कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में अचानक से वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, डिप्रेशन हो गया, सैडनेस आ गया यहाँ पे। इसके बाद थर्ड है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में क्या था, या तो वो सैड भी हो सकता है या हैप्पी भी हो सकता है। ठीक, मेनियक कंडीशन क्या होगा, नॉर्मल या हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे सैडनेस कम है क्योंकि। इसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होगा, नॉर्मल या तो बहुत ज्यादा सैड, यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं होगा। और बाइपोलर में क्या है, नॉर्मल है, सैड भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी देखा जाता है। ठीक, तो ये तीन कंडीशन है। और फर्दर बाइपोलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। बाइपोलर को दो पार्ट में डिवाइड किया, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, जैसे नॉर्मल बाइपोलर होता है, बहुत ज्यादा सैड हो सकता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, फिर थोड़ा सैड, या थोड़ा सैड फिर अचानक से हैप्पी, लॉन्ग टाइम तक फिर सैड। तो ये हो गया टाइप 1। इसके बाद आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया, मेनिया तो आपको पता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, हाइपोमेनिया मींस उससे थोड़ा कम, नॉर्मल, जो भी नॉर्मल पर्सन एक्साइटेड रहता है वैसे एक्साइटेशन होगा, बहुत हाइपर एक्साइटेशन नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का एक्साइटेशन है। और इसके साथ साथ डिप्रेशन भी है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, थोड़ा बहुत एक्साइटेड फिर सैड, थोड़ा बहुत एक्साइटेड फिर सैड। जबकि यहाँ पे क्या था, टाइप 1 में एक्साइटेड, प्रॉपर एक्साइटेड भी है, सैड भी है, एक्साइटेड भी है, सैड भी है।
और यूनिपोलर में क्या था, हमने उस टाइम डिस्कस किया था, यूनिपोलर में सिर्फ सैडनेस है, ठीक, वो बहुत ज्यादा सैड होगा, फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल स्टेट में आएगा, फिर सैड हो जाएगा। तो टाइप 1, टाइप 2 और यूनिपोलर, ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइपोलर का ये थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि टाइप 2 में जो हाइपोमेनिया वाला है ये यूनिपोलर की तरह है, पर नहीं, यूनिपोलर में ज्यादातर सैडनेस आता है, जबकि टाइप 2 में, ठीक, यहाँ पे दोनों पोल है, हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है। तो ये थोड़ा बहुत हैप्पी हो रहा है बट मोस्ट ऑफ द टाइम सैड रहता है। तो ये हो गया आपका साइकोसिस। इसके बाद हम देखेंगे न्यूरोसिस के बारे में, तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं न्यूरोसिस के बारे में। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि न्यूरोसिस एक माइनर प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं ट्रीटमेंट की, घर पे भी काउंसलिंग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूरोसिस के अगर वेरियस फीचर की बात करें तो जैसे क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोच में चले जाता है, कोई चीज बार बार रिपीट करता है, ठीक। यहाँ पे न्यूरोसिस वाले पर्सन को वो रियलिटी में रहता है, जहां पे हमने देखा था साइकेट्रिक पर्सन में वो रियलिटी से कट गया, बिल्कुल अलग हो जाता है। वहीं पे न्यूरोसिस वाला पर्सन रियलिटी में ही रहता है, अपने आसपास के सराउंडिंग को समझ पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूरोसिस के फीचर के अकॉर्डिंग न्यूरोसिस को भी मल्टीपल टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एंजाइटी, हम सबको पता है एंजाइटी क्या है। इसके बाद है फोबिक स्टेट। फोबिक स्टेट मीन्स किसी चीज से डर लगना, ठीक है। आपने कोई देखा होगा कि कोई चीज या किसी इंसान या कोई भी साउंड वगैरह से अचानक से एक इंसान डर जाता है, ठीक है। कोई पेड़ का छाया देख लो या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी, ठीक, मान लो किसी इंसान को देख के इंसान डर रहा है, तो ये हो गया एक फोबिक स्टेट। इसके बाद आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड रहना। हम कहते हैं ना कि ये इंसान इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, मींस उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। अब ये उस चीज के बारे में सोचता है तो इसी सोच के लिए वो एक काम लगातार रिपीट करता रहता है, जिससे वो चीज और बेटर हो सके, या उस चीज को पाने के लिए एक चीज वो रिपीट करता रहता है। इस रिपीटेशन को कहते हैं कंपल्सिव। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिंड्रोम क्या हो गया, एक चीज के बारे में लगातार सोचना और उस सोच की वजह से एक चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो इंसान को पता रहता है कि ये बहुत अजीब चीज है, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, वो इस चीज के बारे में अवेयर रहता है, वो खुद से कोशिश भी करता है मैं ये चीज बार बार रिपीट ना करूं, ठीक है। बहुत स्टूपिड पागलों जैसी हरकतें हो जाती हैं, ठीक है। वो खुद को कोशिश करता है कि मैं ये चीज ना करूं, फिर भी वो चीज हो जाता है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। इसके बाद आता है पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस को आप ऐसे समझो कि मान लो एक आपका घर है, ठीक है, अचानक से अर्थक्वेक आया और घर टूट गया, तो आपको एक सदमा लगेगा, ठीक है, कि क्या हो गया, कहां से कैसे हो गया। तो ये सदमे को ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का लव्ड वंस की डेथ हो जाए, ठीक है, किसी के एक लविंग डॉग हो गया, एनिमल हो गया, तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी हम सदमे में चले जाते हैं। तो ये हो गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसके बाद आता है हिस्टेरिकल स्टेट। हिस्टेरिकल स्टेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा फनी एक्ट करते हैं, कॉमेडी बात करते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, ठीक है। ये अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये बहुत ही सिचुएशनल टाइम पे होता है। सिचुएशनल टाइम का मतलब हुआ, मान लो कोई सामने है, ठीक है, अकेले में ये नहीं होगा, अचानक से कोई आया या कोई पर्सन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा जब वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है, कुछ भी हंसता रहेगा, बहुत ज्यादा लाफ्टर देखा गया उन सब पर्सन में। इसके अलावा ये लोग में अपने जो भी फीलिंग्स है उसमें बह जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीजें वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो बहाने बना रहे हैं कुछ, ठीक है, वो, बट ऐसा नहीं होता, पेशेंट कोई भी फ्राइट नहीं करता, ठीक है। फ्राइट का मतलब होता है बहाना, ठीक है, वो ऐसे कोई ऐसा बहाना नहीं बनाता, ठीक है, फ्राइट नहीं करता, बट स्टिल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या चीज है, क्या जरूरत है इन सब चीजों के बोलने की, तो ये सब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं रहता। इसके बाद हिस्टेरिकल पर्सन में देखा गया कि उनमें बहुत ज्यादा फिजिकल इलनेस होती है। अब फिजिकल इलनेस क्या पता, कमजोरी हो सकती है, चलते चलते गिर गया, या अचानक से बॉडी जर्किंग हो सकती है, या बॉडी मूवमेंट में भी डिसेबिलिटी हो सकती है। बट ये सारी डिसेबिलिटी उसके मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो लग रहा है कि उसकी फिजिकल इलनेस है, ठीक है, वो चलते चलते गिर गया, शायद कमजोरी हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लिया उसमें कमजोरी है, ठीक है, हमें लग रहा है कि कमजोरी है, बट एक्चुअली उसके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ही ये चीजें सामने आ रही है, ठीक है। प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पा रही उसके ब्रेन से, जिसकी वजह से ये फिजिकल इलनेस सामने आती है। तो इनके बारे में लिखते हैं, ठीक। तो हमारे न्यूरोसिस को हमने 5 टाइप में डिवाइड किया है। न्यूरोसिस
पहला था एंजाइटी, इसके बाद फोबिक स्टेट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और हिस्टेरिकल स्टेट। तो इनके बारे में वैसे मैं लास्ट में एकदम नोट्स डाल दूंगा आपको, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इनके बारे में लिख दूंगा। तो मेजरली यही है न्यूरोसिस स्टेज में, जहाँ पे ये हम घर पे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। मान लो किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आया, उसको कोई लव वन की कुछ डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो उसको समझा सकते हैं कि ये नॉर्मल है, होता रहता है, लाइफ साइकिल है। इसके अलावा हिस्टेरिकल स्टेट हम उसको समझा सकते हैं कि अभी चुप कर जा, ज्यादा मत बोल, या फीलिंग करो, अपने कंट्रोल करो। इसके अलावा ओसीडी में हम उसको कह सकते हैं कि ठीक है, एक चीज रिपीट मत करो, धीरे धीरे हो जाएगा। मींस यहाँ पे हम खुद से ही घर पे काउंसलिंग करवा के उस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर नहीं है, या तो इसको माइनर कह सकते हैं कि माइनर है, माइनर प्रॉब्लम है, और ऐसा सेल्फ ट्रीटमेंट इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके टाइप मेंटल डिसऑर्डर के, एक था न्यूरोसिस और दूसरा था साइकोसिस। अब हम देखते हैं साइकोसिस की पैथोलॉजी। तो इसकी पैथोलॉजी अभी भी हमारे लिए अनक्लियर है, इस पे रिसर्च चल रहा है। अभी तक ये प्रॉपरली नहीं पता कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बट एक आइडिया लगाया गया, ठीक है। हम भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो पागल लोग होते हैं उनमें दो कंडीशन होती है, या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे या बहुत ज्यादा डिप्रेशन होंगे। तो जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो वहां पे उसकी डोपामिनर्जिक लेवल बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड है, तो हो सकता है कि उसके मोनोमीन में कमी आ गई, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे सेरोटोनिन भी कहते हैं। तो ये दो मेजर रीजन हो सकते हैं, ठीक। ये हमें भी पता है कि जो पागल है या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा या बहुत ज्यादा डिप्रेस होगा। तो सिमिलर पैथोलॉजी है हमारे साइकोसिस की भी, या तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, ठीक है। एक्साइटेड के लिए क्या हो सकता है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, अगर ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटी रहेगी तो यहाँ पे मेनिया होगा, ठीक है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया भी होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये एक्साइटेड है, इसके अलावा डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब डिप्रेशन के केस में क्या हो सकता है, उसके जो मोनोअमीन्स है, ठीक है, मोनोअमीन्स, मोनोअमीन्स में डिफेक्ट आ सकते हैं। कौन कौन से मोनोअमीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। इसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन भी आ सकता है। तो सिंस इसका रीजन, ये क्या पैथोलॉजी है, क्या कॉज है, इसका भी अननोन है, ठीक है, आइडिया में नहीं है, अननोन है। इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट भी एम्फेरिकल अप्रोच से किया जाता है। एम्फेरिकल का मतलब ये हुआ कि मान लो जो चलता हुआ आ रहा है, जो अप्रोचेस हम पहले यूज कर रहे थे, वही चीजें यहाँ पे देखी जाती है। सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। लॉन्ग टाइम तक जब इंसान को 10-15 साल तक एक चीज से हम ट्रीट कर रहे हैं, स्टेबलाइज करके रख रहे हैं उसके मूड को, फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एम्फेरिकल और सिम्टोमेटिक है। तो ये हो गया इसका पैथोलॉजी। इसके बाद आता है साइकोसिस के टाइप और साइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। तो जो भी साइकोटिक ड्रग है, इनको ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। तो जो भी इसका यूज है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ग्रुप किया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ड्रग जो हमारे साइकोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो एंटी साइकोटिक हो गए। फिर जो ड्रग हमारे एंजाइटी को कम कर रहे हैं वो एंटी एंजाइटी हो गए। तो इधर एक क्लासिफाई भी हो गया एंजाइटी में, फिर डिप्रेशन में, ये हमारे साइकोसिस क्लासिफाई भी हो रहे हैं, और इधर ड्रग भी क्लासिफाई हो जाएंगे। जो ड्रग हमारे साइकोसिस को कंट्रोल करेगा वो हो गया एंटी साइकोटिक, जो हमारे एंजाइटी को कंट्रोल कर रहा है वो हो गया एंटी एंजाइटी, जो डिप्रेशन को कम कर रहा है वो एंटी डिप्रेसेंट, जो मेनियक को स्टेबलाइज कर रहा है वो एंटी मेनियक ड्रग। इसके अलावा लास्ट है हमारा साइकोटोमिमेटिक ड्रग। अभी साइकोटोमिमेटिक ड्रग क्या है, ये ऐसे ड्रग है जो साइकोसिस क्रिएट करते हैं। आपने बहुत सारे ड्रग्स के नाम सुने होंगे, जैसे LSD का नाम सुना होगा, फिर याबा का नाम सुना होगा,
और सबसे कॉमन जो है वो है हमारा कैनाबिनॉइड, जिसको हम हिंदी में भांग गांजा कहते हैं। तो ये ऐसे ड्रग है जो साइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा ये गांजा भांग पी के क्या होता है, लोग कहीं पे पड़े हुए हैं अपनी दुनिया में खो जाते हैं, नाली वाले में गिरे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये हो गए साइकोटोमिमेटिक ड्रग। तो इन सारे ड्रग को हमने ग्रुप किया है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। इसके यूज के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मेनियक। ये ड्रग के ग्रुप हो गए, ठीक, ये सारे ड्रग ग्रुप्स हो गए। और अगर इनके यूजेस देखें तो ये हमारे साइकोसिस को स्टेबलाइज कर रहा है, तो सिमिलरली ये हमारे एंजाइटी को कम करेगा, ये डिप्रेशन को कम करेगा, ये मेनियक हमारे मूड को स्टेबलाइज करेगा। और साइकोटोमिमेटिक ऐसे ड्रग होंगे जो हमें साइकोसिस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आता है ट्रैंकुलाइजर। आप ड्रग्स को जब पढ़ोगे तो कई बार ये ट्रैंकुलाइजर टर्म आएगा। तो ट्रैंकुलाइजर है क्या? ट्रैंकुलाइजर ऐसे ड्रग है जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइज करते हैं, हमें हैप्पी फील करवाते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइट भी नहीं करते और मूड को स्टेबलाइज कर देते हैं। यहां पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है मेजर और दूसरा है माइनर ट्रैंकुलाइजर। जो एंटी साइकोटिक ड्रग है इनको मेजर ट्रैंकुलाइजर भी कहा जाता है, जबकि जो एंटी एंजाइटी ड्रग है इनको माइनर ट्रैंकुलाइजर कहते हैं, ठीक है। वैसे ये टर्म आजकल यूज नहीं होता, नॉट इन यूज। इसका रीजन क्या है, ठीक है। जो माइनर ट्रैंकुलाइजर है, जो हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग है, जो माइनर ट्रैंकुलाइजर है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका यूज ज्यादा है, जबकि जो मेजर ट्रैंकुलाइजर है इसका यूज कम है, ठीक। इसका यूज ज्यादा है। ये इनमें जो भी ड्रग्स आते हैं ये ड्रग ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये ड्रग हम साइकोसिस में भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे नाम क्या है, माइनर, बट यूज ज्यादा हो रहा है। जबकि ये मेजर है बट यूज कम हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से ये टर्म आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके ड्रग की क्लासिफिकेशन है, ड्रग की ग्रुपिंग। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम वेरियस टॉपिक देखेंगे कि एंटी साइकोटिक क्या है, एंटी एंजाइटी क्या है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मेनियक ड्रग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है साइकोफार्माकोलॉजी। इन सबके नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।